गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ चुके थे। अब दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम बात करते हैं लेक्चर 4 की बात करते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो जस्ट इसके पहले का लेक्चर, उसके बाद ये लेक्चर। दोस्तों इसमें आज का हेडिंग है, छोटा सा हेडिंग है, फैक्टर्स विच affect इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं या किसी भी प्लेट के पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल। इलेक्ट्रोड का जो मेटल है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल्स एंड आयंस, इट्स आयन, जो मेटल का आयन होगा। हम लोग तोड़ते हैं ना, जैसे Zn+2 Cu+2 पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन इन इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वह है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर। तो ये तो था फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोस्तों। इसके बाद इलेक्ट्रोड, नोट करके लिख दूं दोस्तों, यहाँ पे यह नोट है, नोट करके लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो क्या तरीका है? द प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड potential, calculation of electrode potential, the process for calculation of electrode potential is determined by a equation, एक इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइंड होता है दोस्तों, known as नर्स्ट, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन दोस्तों हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। अब आगे बताने जा रहा हूं नर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। वीडियो क्वालिटी भी मुझे देखनी पड़ती है, बहुत अच्छा नहीं भेज पाता हूँ वीडियो क्वालिटी दोस्तों, कोशिश अपना बेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं नर्स्ट, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन की, जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नर्स्ट इक्वेशन की जब बात हो रही है, क्या है नर्स्ट इक्वेशन? किसी भी सेल का नर्स्ट इक्वेशन, तो मैं लिख दूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। अगर प्रोसेस दोस्तों रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस इसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस की।
तो दोस्तों इक्वेशन है नर्स्ट का, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो यहां मैं लिख रहा हूं ई बैटरी का, पूरी जो बैटरी है ई बैटरी, ई मतलब पोटेंशियल बैटरी का, चूंकि रिडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है तो केवल रिडक्शन की बात यहां कर रहे हैं। ई मतलब पोटेंशियल सेल का, वो भी रिडक्शन वाले सेल का। रिडक्शन कहाँ हो रहा था, उस साइड में। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, इधर की ओर। दो डिब्बे थे दोस्तों ना गैल्वेनिक सेल में, डिब्बा फर्स्ट डिब्बा सेकंड, तो डिब्बा सेकंड की बात हो रही है। डिब्बा सेकंड की पोटेंशियल इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF log E, बेस E में है दोस्तों रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की बात हो रही है। रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। दोस्तों यह रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये तो दोस्तों है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इस पे नॉट लगा हुआ है दोस्तों। ये जो आपका है दोस्तों वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसका आप निकाल रहे हैं जिस भी बैटरी का या जिस भी प्लेट का, कहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, या बैटरी होगी तो बैटरी के टर्म में। आर क्या है दोस्तों, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप मेजर करेंगे 0.314 जूल पर केल्विन मोल, यह है, याद रखिए। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। एफ फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए एक कांस्टेंट दिया था, उसको एफ कहते हैं दोस्तों, और इसकी वैल्यू होती है 96,500। एक्चुअली पूरी 500 नहीं होती है, 500 से कुछ कम होती है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है। कूलाम, सी से कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं, या चार्ज की यूनिट है दोस्तों। टी तो टेम्परेचर है, क्या लिखना है लिख देंगे अभी। एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टी तो दोस्तों पता ही है, यहां लिख दूं टी क्या है, टेम्परेचर है दोस्तों, टी इज द टेम्परेचर। अब बात यह है दोस्तों रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। यह फार्मूला फिलहाल आप याद रखो, आगे बढ़ते हैं इसी फार्मूले को लेकर के। लेकिन पहले एक इक्वेशन एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल है दोस्तों फॉर अ इक्वेशन, और इक्वेशन आपका दिया हुआ है m, ये जो m है वह किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, mn प्लस ne, mn प्लस ne। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं दोस्तों। चलिए इस प्रोसेस को मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, mn प्लस ne गिव्स आउट m। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं, आपको पीछे मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है दोस्तों, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, और इसको बोलेंगे दोस्तों रिड्यूस्ड स्टेट। अब इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यू। तो दोस्तों अभी मैं इसे मिटा रहा हूं, लेकिन इस फार्मूले को नहीं मिटाऊंगा, इस फार्मूले से ही चलूंगा आगे। तो दोस्तों पुनः कर दूं, ये तो हो गया। अब यहां पे आते हैं,
इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 ये था आपका, या इसी इक्वेशन को मुझे इस इक्वेशन के द्वारा ही चलेंगे आगे। फ्रॉम एबव दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू रख दो, रखो मत अभी, ये लॉग ई है, इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से इंटू कर दो, आर टी अपॉन एन एफ। दोस्तों यह लॉग हो गया 10 में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, रिड्यूस्ड स्टेट है एम, तो यह हो गया इसको दोस्तों एम, इसको ऐसे लिख लिया जाए एम कंसंट्रेशन टर्म में, और ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है दोस्तों एम एन। आपको पता है दोस्तों आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे, जो कि एक्वस के लिए, और यह सॉलिड होता है दोस्तों। किसी भी सॉलिड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यम जो ये कंसंट्रेशन है जो कि यह सॉलिड है, इसकी वैल्यू यूनिटी होती है, तो 1 होगी दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल दोस्तों माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपॉन एम के पावर n हो जाएगा दोस्तों। तो यह एक इक्वेशन हो गया दोस्तों, एक फार्मूला आपका बन करके ये भी तैयार हो गया। अब मैं इसको और ओपन फॉर्म में लिखूंगा दोस्तों, आगे चल रहा हूं। दोस्तों तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन इज हमारा था एम एन प्लस एन ई गिव्स आउट एम, ये था जो कि यह एक्वस था दोस्तों, यह सॉलिड था। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, ई सेल, ई सेल आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, और ई सेल को ओपन करिए तो आप करेंगे एम एन अपॉन एम इक्वल टू, ई नॉट सेल को आप ऐसे लिखेंगे उसी तरह से एम एन अपॉन एम। यह सेल है जो बैटरी कन्वर्ट हो रही है, जो भी आपका प्लेट कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए, बस सेल की जगह इस टर्म में लिखेंगे, पीछे हम बता भी चुके हैं आपको, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log base 10 1 upon m n। दोस्तों अगर इफ कापर यूज होता है, यहाँ पे कापर यूज होता, यहाँ पे सॉलिड या एक्वस है, तो आपका यह इक्वेशन क्या हो जाता, ई सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू ई नॉट सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 लिखते, फिलहाल एन तो चेंज होता रहता है इक्वेशन के लिए। एन एफ log 10 अपॉन, ये कितने आयन हैं दोस्तों, 2 आयन है, तो सी यू प्लस 2 कापर के लिए। इसी तरह से जिंक होता है तो जिंक के लिए, इसी तरह से सिल्वर होता है तो सिल्वर के लिए, कैडमियम होता है तो कैडमियम के लिए लिखते दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इक्वेशन बताया, लेकिन मैं अभी इस इक्वेशन को ही लेकर के चलूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूं, इस इक्वेशन 1 को लेकर के चलूंगा, इक्वेशन 1 से ही मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं दोस्तों। यहां तक मैं आपको तरीका समझाया हूं, इस तरीके को समझाया, यहां तक अभी मैं समझाया हूं, लेकिन मैं इक्वेशन 1 से आगे बढ़ूंगा दोस्तों। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसके पहले वाले को नहीं माना था। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं मानूं, मैंने इसको क्यों लेकर मैं चला, क्योंकि अभी एम एन अपान एम लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं डायरेक्टली सेल लिखूंगा, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, तो दोस्तों आर की वैल्यू रख दो 8.314, पी की वैल्यू रखो 298, रूम टेम्परेचर की बात पे करते हैं, रूम टेम्परेचर एन तो जो भी इक्वेशन होगा, और इसकी वैल्यू रखो 96,500, ये हो गया log 10 1 अपॉन m के पावर n।
यह किस पे हो रहा है? यह हो रहा एट रूम टेम्परेचर पे हो रहा है दोस्तों। तो यह आपका फार्मूला आ गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पूरे को सॉल्व करोगे 0.059 आएगा दोस्तों अपान एन लॉग 10 1 अपान एम एन। ये एम एन क्या है? आयंस, आयन का कंसंट्रेशन, आयंस का कंसंट्रेशन है दोस्तों। तो दोस्तों यह भी एक फार्मूला बन करके आपका तैयार हो गया। तो दोस्तों मैं सारे फार्मूले को एक पास पुनः लिख रहा हूं। ये मैंने पूरा फार्मूला दिखा दिया, अब मैं सारे फार्मूले को एक पास लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब मैं यहां लिख रहा हूं पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया है उनमें यूज होने वाले सारे फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, नोट करके लिख दे रहा हूं दोस्तों। नोट करके 1 सेल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ लॉग बेस ई में लिखेंगे रिड्यूस्ड अपान ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड अपान ऑक्सीडाइज्ड या 1 अपान आयंस, 1 अपान एम एन आयंस। दूसरा फार्मूला क्या था? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग बेस 10 वही रिड्यूस्ड अपान ऑक्सीडाइज। और तीसरा फार्मूला दोस्तों है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग बेस 10 रिड्यूस्ड अपान ऑक्सीडाइज्ड। ये है दोस्तों, रिड्यूस्ड अपान ऑक्सीडाइज्ड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो दोस्तों ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे किस टर्म में? रिडक्शन प्रोसेस के लिए पढ़ रहे थे दोस्तों। आपने लिख लिया। इन्हीं में से फार्मूले को आगे हम यूज करेंगे अपने अगले लेक्चर में, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा दोस्तों। एक और नोट्स बनाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्शन प्रोसेस के लिए इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड फॉर, किसके लिए कैलकुलेटेड हो रहा है? फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर हो गया तो क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना हो तो उसी फार्मूले में बस आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। एक फार्मूला समझाऊंगा दोस्तों, बीच वाला, सबसे लास्ट वाला, माइनस 0.059 अपान एन वाला लॉग बेस 10, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का यूज हम करते हैं बार बार। यहाँ क्या था? रिड्यूस्ड स्टेट अपान ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अब उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपान रिड्यूस्ड स्टेट। तो भाई ऑक्सीडाइज्ड वाला तो आयन था और रिड्यूस्ड वाला मेटल था, मेटल की वैल्यू 1 थी। तो अगर आयन वाला था तो ये फार्मूला बन जाएगा क्या? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग बेस 10। या आयन था तो एम के पावर एन हो जाएगा और नीचे की वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों 1 हो जाती है? मैं यहाँ इक्वेशन बता भी दिया फिर से। यह ऐसे था इक्वल टू एम, ये सॉलिड था, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। और यह कौन सा फॉर्म है? यह कौन सा फॉर्म है? यह रिड्यूस्ड फॉर्म है, यह रिड्यूस्ड स्टेट है या फॉर्म है। और यह कौन सा फॉर्म है दोस्तों? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है या फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है यह हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ रहे हैं। प्रोसेस क्या आपका है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही था और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। जस्ट इसके अगला लेक्चर होगा नर्स्ट इक्वेशन और उस पर जुड़े हुए एप्लीकेशंस। दोस्तों वहाँ लेक्चर थोड़ा और बड़ा होगा, उसमें पूरे नर्स्ट इक्वेशन से जुड़े हुए सारी बातों को बताऊंगा मैं।
याद रखिएगा, मैं बार बार इसी इक्वेशन का यूज करूंगा दोस्तों, इसलिए इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड की जगह पे मैं आयंस यूज करूंगा, इसलिए मैं आयंस के टर्म में भी आपको समझाया हूं। बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यह रिएक्शन है, हमें वहां पे रिडक्शन प्रोसेस जो इसके पहले जस्ट बताया हूं, रिडक्शन प्रोसेस के बारे में यूज करना है, उसी पे सारे इक्वेशन को बनाना है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।